हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। आज करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये पूरी करंट अफेयर की क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट के लिए अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके। और जो भी आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई कमेंट करना है वो आप लाइव चैट बॉक्स में करिए। ओके, लाइव चैट बॉक्स में करिए। स्टडी रिलेटेड अगर कोई भी या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट करना है तो उसको आप लाइव चैट बॉक्स में करिए, लेकिन अपनी आप अटेंडेंस की जो आप अपना नाम लिखकर इस कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। ओके, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। आज हमने आईआर के टॉपिक को सबसे पहले लिया है, जो कि चीन और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई करने की एक संयुक्त योजना बनाई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये पेपर सेकेंड के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये प्री के लिए कैसे महत्वपूर्ण है कि प्री में भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको अफगानिस्तान की लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अफगानिस्तान की अवस्थिति क्या है, उसकी बाउंड्री किन देशों से मिलती है, इसके अलावा लोकेशन क्या है, महत्वपूर्ण जो फिजिकल वहाँ पर फिजिकल जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इस तरह की जानकारी आपको पीटी के लिए आवश्यक है। मेंस के लिए इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत के लिए या विश्व के लिए अफगानिस्तान का भू राजनीतिक महत्व क्या है इसका। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी है। अगर चीन और पाकिस्तान जो संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है? नहीं, भारत के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है, रशिया के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है, यूएस के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल एशिया कंट्री उनके लिए ये क्या है? गेट है, मतलब कि प्रवेश द्वार है। अफगानिस्तान की ऐसी लोकेशन है और अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश भी है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, पड़ोसी देश है, इस नाते हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आखिरकार इसकी चर्चा का कारण क्या है? क्या कारण है कि आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? तो आपको याद होगा कि पिछले करंट अफेयर के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन टैकल किया था कि हाल ही में अभी किस देश से 20 वर्ष बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। आपने सही आंसर दिया था, अफगानिस्तान। तो आखिरकार जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है एक लंबे समय के बाद, लगभग 20 वर्षों बाद, तो वहाँ पर तालिबान के पेनिट्रेट होने का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करने का या विस्तार करने का खतरा मंडरा रहा है। अब ये खतरा सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में जिन देशों के हित जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये खतरा है। अब चूंकि पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश है, ठीक है, और चाइना का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है। अगर अफगानिस्तान की वजह से या तालिबान की वजह से पाकिस्तान को कोई परेशानी होगी तो पाकिस्तान में भी चीन का बहुत बड़ा निवेश है, ठीक है ना। तो चीन और पाकिस्तान ने तालिबान के तेजी से होते विस्तार को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्यवाही शुरू करने के लिए फैसला लिया है, ताकि जो अफगानिस्तान है उसको आतंकवाद का केंद्र ना बनने पाए। आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए पाकिस्तान और चीन ने ये संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आपको पता है कि लगभग 20 वर्षों से ही अफगानिस्तान युद्ध को झेल रहा है। अफगानिस्तान एक वॉर कंट्री है। ओके, अभी इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हुआ। तो अब जो पाकिस्तान और चाइना ने
जो संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया है चाइना प्लस पाकिस्तान ने, उस पर को 5 क्षेत्रों में कंडक्ट कराने की कोशिश करनी है इनको। एक तो कि अभी तक 20 वर्षों से अफगानिस्तान पूर्णतया युद्ध झेल रहा है, वार कंट्री के रूप में है, तो एक तो युद्ध का विस्तार ना हो, युद्ध का विस्तार ना हो और इससे बचा जाए। इसके अलावा सिर्फ युद्ध से ही ना बचा जाए, बल्कि अफगानिस्तान में जो बड़े पैमाने पर अगर कोई गृह युद्ध की स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है उसको बचाया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हो जाता है तो फिर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, और गृह युद्ध की स्थिति बनने पर वो युद्ध से भी भयावह स्थिति होगी। तो एक तो कारण ये है कि युद्ध के विस्तार को रोका जा सके और अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति को बचाया जा सके। इसके अलावा जो एक सरकार है अफगानिस्तान की और तालिबान है, उसके बीच में एक वार्ता का मंच तैयार किया जाए, एक बातचीत को बढ़ावा देने का मंच तैयार किया जाए, क्योंकि आपको पता है किसी भी लड़ाई का जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें आप युद्ध किसी का भी हल नहीं है। ओके, सरकार और तालिबान के बीच एक अंतर अफगान वार्ता को बढ़ावा देना तथा एक व्यापक एवं समावेशी राजनीतिक संरचना स्थापित करना। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बढ़ गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ गया है। अब इसी पॉलिटिकल क्राइसिस को भरने के लिए तालिबान वहाँ पर अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है। तो वहाँ पर एक ऐसा इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना जो अफगानिस्तान को स्टैंड अप करने में मदद कर सके। इसके अलावा कि जो इसको इतना मजबूत बनाना अफगानिस्तान को कि वो वहाँ की आतंकवादी ताकतों से मुकाबला करने में सक्षम हो सके। इसका मतलब क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए अफगानिस्तान को प्रेरित किया जा सके और विश्व में भी जो आतंकवाद के खिलाफ है उसकी एक स्पष्ट रेखा खींची जा सके। 4th पॉइंट कहता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे भारत भी एक पड़ोसी देश है जिसकी लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान की बाउंड्री मिलती है, ईरान की बाउंड्री मिलती है। तो अब इनसे क्या करना है कि उसके सहयोग को बढ़ाना है और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच निर्माण की भी आवश्यकता है। ओके, फिर इसके अलावा ये तो इंटरनल काम करना है और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अफगान मुद्दे पर एक जोर से एक आवाज में अफगानिस्तान के हित के लिए आवाज उठानी है और उसके लिए मिलकर काम करना एक महत्वपूर्ण इस पर बिंदु आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गए कि किन 5 क्षेत्रों में चाइना और पाकिस्तान काम करेंगे। अब आप देखिए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो चाइना, देखिए चाइना तो उसका पड़ोसी देश नहीं है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, लेकिन चाइना का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। ओके, तो क्या क्या इंटरेस्ट है इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात तो कि पाकिस्तान में आतंकवाद की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पाकिस्तान खुद ही बहुत दिनों से आतंकवाद को झेल रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि तालिबान के माध्यम से उसके यहाँ और जो ये समस्या है आतंकवाद की वो और गहराती चली जाए। पाकिस्तान में एक संगठन है तहरीक-ए-तालिबान, वो बहुत दिनों से देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो पाकिस्तान को ये डर है कि अगर तालिबान मजबूत होता है अफगानिस्तान में और इस एरिया में, तो चूंकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाउंड्री अफगानिस्तान को टच करती है और एक बड़ा देश है जिसके साथ उसकी बाउंड्री लगती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी कर सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान आतंकवाद की समस्याओं से जूझ रहा है। चाइना के लिए उइगर उग्रवादियों की समस्या एक बड़ी समस्या है। उसको लगता है कि अगर जो ये अफगानिस्तान में तालिबान का पेनिट्रेशन होता है तो उसके यहाँ जो उइगर उग्रवादी हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर उग्रवादियों को फिर से संगठित होने की उसकी एक चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। ओके, अच्छा, ये जो उइगर उग्रवादी हैं ये किसके तत्वाधान में काम करते हैं? ये इटिम यानी कि ETIM, इसके तत्वाधान में पूरा काम या इसके अंडर में अपना पूरा काम करते हैं। इसका फुल फॉर्म है पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ओके, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट।
ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके लिए हमेशा बीजिंग ये समझता रहा है कि इनका संबंध अलकायदा से है, और अगर अलकायदा है से संबंध है तो अगर तालिबान मजबूत होगा तो उइगर आतंकवादियों की जो उग्रवादियों की समस्या है वो चाइना में बढ़ सकती है। अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उनके आतंकवादियों की मौजूदगी बढ़ गई है, या उनकी भी मौजूदगी की पुष्टि यहाँ अफ़गानिस्तान में की गई है, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। ओके, इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हैं दोनों देशों के। क्या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है कि चाइना एक सीपेक बना रहा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ओके, अब अगर अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो सीपेक बन रहा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चाइना ने बहुत बड़ा निवेश कर रखा है इसी, ठीक है ना, तो अब इस निवेश को भी खतरा मंडराने लगेगा। आपको पता है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसी के तहत उसने ये सीपेक को बनाया है। अब अगर इतनी बड़ी योजना को उसको कोई खतरा होगा तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। ओके, जैसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के ऊपरी कोहिस्तान जिले के दसू इलाके में चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक शटल बस पर हाल ही में एक बम हमला हुआ था। यहाँ एक चीनी कंपनी सिंधु नदी पर 4320 मेगावाट क्षमता का बांध बना रही है। इसके अलावा भारत CPEC का विरोध करता है, मतलब कि सीपेक का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर उस एरिया से निकल रहा है जिसे भारत अपना हिस्सा बताता है, यानी कि जो POK का हिस्सा है, पाक अधिकृत, जो पाक के नियंत्रण में जो भारत का हिस्सा है, वहाँ से सीपेक का पार्ट निकल रहा है, तो इस वजह से भारत इसका विरोध करता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो POK से होकर गुजर रहा है। इसलिए चीन ने क्या किया है, लेकिन चीन ने अपनी परियोजनाएं नहीं रोकी और POK में अपना बराबर इन्वेस्टमेंट वो बढ़ाता चला जा रहा है। तो अब उसका इतना बड़ा निवेश है इस क्षेत्र में कि उसको अपने निवेश को बचाने के लिए भी साथ पाकिस्तान का साथ देने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति बनी क्यों, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड पर बात करते हैं। कुछ लोगों को इसके बैकग्राउंड पता होंगे, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की हो सकता है उनको इसका बैकग्राउंड ना पता हो, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। और आपको बैकग्राउंड हर बात का पता होना चाहिए, बेसिक है आपके लिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 3000 लोग मारे गए थे। अब ये हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2011। आपको पता है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह हमला हुआ था, 9/11 जिसको कहा जाता है। अब इसमें किसने प्रमुख इसके लिए दोषी माना गया था? अलकायदा को, जिसका ओसामा बिन लादेन प्रमुख था। बाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया, बहुत समय लगा इसे करने में। फिर तालिबान, कट्टरपंथी इस्लामवादी जो उस समय अफगानिस्तान में सक्रिय थे, ने बिन लादेन की रक्षा की और उसे अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया। अब जब इस तालिबानियों ने और कट्टरपंथियों ने बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया, तो फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ाई छेड़ दी, हवाई हमले शुरू कर दिए। उसको नाम दिया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया अमेरिका ने? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ये अमेरिका ने नाम दिया था अफगानिस्तान में हवाई जो लड़ाई छेड़ दी थी। इसके बाद इसमें नाटो भी शामिल हो गया। नाटो अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन है। जब आप IR पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, या जो PSIR के जो स्टूडेंट हैं उनको इसकी जानकारी होगी। तो नाटो उत्तर अटलांटिक संधि एक क्या है? सैनिक संगठन है, जिसकी जो नेतृत्व है वो पश्चिमी देश करते हैं। ये बेसिकली रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। नाटो और अमेरिका ने मिलकर ये घोषणा कर दी। अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक संक्रमणकालीन सरकार की स्थापना की, यानी कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। जुलाई 2021 में अमेरिका ने 20 साल के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस से देश में अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब अभी जुलाई में, इसी महीने में अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी, यानी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान का जो वहाँ का उसने अपने सबसे बड़ा एयरबेस बना रखा था, ठीक है ना, उससे अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की घोषणा कर दी।
और जैसे ही ये घोषणा की तो ये पूरा जो शक्ति संतुलन था वो तालिबान के पक्ष में चला गया, तालिबान एक्टिव हो गया। अब तालिबान की जो वहाँ भूमिका है वो बढ़ती चली, यानी कि जो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के वहाँ से इस प्रकार से जाने से तालिबान मजबूत होने लगा। और तालिबान के मजबूत होने से क्या होगा, जो भी उसके पड़ोसी देश हैं या जिस भी देश के इंटरेस्ट अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं वो प्रभावित होने लगेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। भारत कैसे प्रभावित होगा इससे, भारत के क्या हित हैं? देखिए, एक तो भारत का निवेश अफगानिस्तान में बहुत सारा, भारत ने अरबों रुपए का निवेश कर रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर तालिबान वहाँ पर शासन चलाता है या तालिबान का इफेक्ट अफगानिस्तान में बढ़ता है तो पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस करेगा और फिर पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए तालिबान को मोहरा बनाएगा भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी जो आतंकवादी समूह हैं उनको तालिबानों का समर्थन ना मिलने पाए। क्यों? क्योंकि अगर जो अभी क्या है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमारे यहाँ घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अगर उनको समर्थन तालिबान का मिलने लगा तो हमें इस तरफ से तालिबानों का भी खतरा, तालिबानी जो लोग हैं समूह हैं उनका भी, अलकायदा जैसे समूहों का भी जो डर है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे जो हित हैं भारत के वो जुड़े हुए हैं इकोनॉमिकल, जैसे 2017 में नई दिल्ली से काबुल और कांधार के बीच हमने एयर कार्गो कॉरिडोर की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा हम चाबहार पोर्ट जो ईरान में बन रहे हैं भारत के सहयोग से, उसके थ्रू हम यहाँ पर जो शिप है जो इसके बाद हम रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं अफगानिस्तान को, ताकि जो माल है, उत्पाद हैं, उनको अफगानिस्तान तक यूजली पहुँचाया जा सके। इसके अलावा काबुल में एक सहतूत बांध है जो भारत बना रहा है और वहाँ से जो और भी अन्य पेयजल परियोजनाएं हैं उन पर हम सहयोग दे रहे हैं। इसके बाद वहाँ के शरणार्थी लोगों को हम कम लागत में घरों का निर्माण करके दे रहे हैं। फिर हम कई शहरों में वहाँ पर जलापूर्ति नेटवर्क यानी कि जल की आपूर्ति से संबंधित जो नेटवर्क है उसको बनाने में काम कर रहे हैं। काबुल में हमने जिप्सम बोर्ड विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमारा बहुत सारा निवेश अफगानिस्तान में है और हमें निवेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान से अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा और अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को कम करने के लिए हमें अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना पड़ेगा, ताकि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर हमारी रिलेवेंस बने रहे। अब अफगानिस्तान की लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसकी लोकेशन? देखिए, ये है अफगानिस्तान, काबुल इसकी राजधानी। देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ पर, ये देखिए इतनी बड़ी बाउंड्री पाकिस्तान की है, साउथ में और ईस्ट में। इसके अलावा वेस्ट में ये और साउथ में दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कि ये ईरान से भी मिलता है और इस तरफ ये देखिए तुर्कमेनिस्तान से मिलता है और ऊपर तजाकिस्तान से मिलता है और इस तरफ छोटी सी बाउंड्री इसकी भारत से लगती है, इंडिया से भी लगती है। किस स्टेट से लगती है? चलिए ये बताइए, जल्दी से आप बताइए, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए किस स्टेट से इसकी बाउंड्री मिलती है। चलिए बताइए। इसकी मिलती है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ये इसका फ्लैग है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट आज का मुद्दा है हमारा तेलंगाना दलित बंधु योजना। क्या है तेलंगाना दलित बंधु योजना? सबसे पहले तो तेलंगाना दलित बंधु योजना नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको किसने शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने इसको शुरू किया है और राज्य में दलितों के सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना दलित बंधु योजना शुरू की जा रही है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के करीमनगर जिले में हजूराबाद विधानसभा में इसको शुरू किया जाएगा। कहाँ? अब ये आपको अभी ऑप्शन बताना है कि तेलंगाना जो राज्य है वो कब बना। तेलंगाना राज्य कब बना? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, अभी 1 मिनट है आपके पास कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, तेलंगाना राज्य कब बना? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोशिश क्या करिए आप कमेंट बॉक्स में ही सारे कमेंट करें। ओके, चलिए इसका सही जवाब है अक्टूबर 2014। ओके, देख लीजिएगा इसको।
इसके बाद इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को बिना किसी बैंक गारंटी के 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी और ये पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंच जाएगा। इससे लाभार्थियों को उनकी जरूरतों के मुताबिक योजना तैयार करने, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मदद मिलेगी और उनमें उद्यमिता भी विकसित हो पाएगी। इसलिए ये योजना को शुरू किया गया है। किसके लिए? दलित परिवारों के लिए है, 10 लाख बिना गारंटी के। अब देखते हैं क्या लोकेशन है तेलंगाना की। देखिए ये लोकेशन है तेलंगाना की, ठीक है ना। तेलंगाना भारत के लगभग आप कह सकते हैं कि जो दक्कन के जो राज्य हैं वहाँ पर ये स्थित है। अब ये किससे काट कर बनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया है। ओके, अब इसके जो राज्य हैं इसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें बाउंड्री बनाते हैं? चलिए बताइए। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिससे कि ये काट के बनाया गया है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। क्या उड़ीसा से इसकी बाउंड्री मिलती है? नहीं मिलती है। देखिए यहाँ से आके उड़ीसा खत्म हो जाता है, तो उड़ीसा से इसकी बाउंड्री नहीं मिलती है। तो 3 राज्यों से इसकी बाउंड्री मिलती है। देखिए ये है छत्तीसगढ़, ये है महाराष्ट्र और ये है आंध्रा, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाता है? एक कर्नाटका और रह जाता है। इसका मतलब इसकी बाउंड्री किससे मिलती है? कर्नाटका से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। तो 4 राज्यों से तेलंगाना की जो बाउंड्री है वो मिल जाती है। चौथा स्टेट कर्नाटका हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिंक फॉर टैप, यानी कि सुजल मिशन। ड्रिंक फॉर टैप, सुजल मिशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको शुरू किया है। ड्रिंक फॉर टैप सुजल मिशन की शुरुआत की गई है। फोटो देख के आपको लग गया होगा नल से पानी लेने की जो व्यवस्था है, ये इसका एक मेन मोटो है, ड्रिंक फॉर टैप से। अब इस मिशन की शुरुआत उड़ीसा में की गई है, उड़ीसा के वो भी पुरी से। ओके, तो पुरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर सभी घरों में, ध्यान रखिएगा, सभी घरों में लोगों को 24 घंटे, क्या 24 घंटे पानी, शुद्ध पानी मिल पाएगा पीने के लिए। क्या मिल पाएगा? शुद्ध पानी मिल पाएगा पीने के लिए। सुजल मिशन के द्वारा अब लोगों को पानी जमा करने के लिए या फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति सीधे नल खोलकर पानी को खाना बनाने के लिए या फिर पीने के लिए उपयोग में ला सकता है। कितनी बेहतरीन जो व्यवस्था है वो कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति सीधे इसको इस्तेमाल में ला सकता है। काहे के लिए? खाना बनाने के लिए और पीने के पानी के इस्तेमाल करने के लिए इसको लाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो दुनिया के कुछ देश हैं ऐसे जहां पर यह सुविधा मिलती है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह सुविधा मिलती है? वो देश हैं लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे कुछ बड़े देश हैं जहां पर यह सुविधा मिलती है और 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा वहां पर रहती है। अब पुरी भी इस तरह के देशों में शामिल हो गया है। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। और इस योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भागीदारी से शुरू करना था और इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये उसी योजना का एक इनहेंस मॉडल है। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, अब देखिए इसके तहत क्या क्या शामिल है? कृषि के लिए पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, यानी कि जो वर्षा से जल आता है उसको संचय करना ताकि कृषि में उसका पुनः उपयोग हो पाए, मतलब किया जा सके। भूजल पुनर्भरण, जमीन से आपको पता है कृषि की वजह से देख रहे हैं कि आप भूजल स्तर घटता चला जा रहा है, तो भूजल पुनर्भरण में भी इसका उपयोग किया जाए। और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाए। जो घर से जो नहाने का पानी, खाने के समय या जो अपशिष्ट जल निकलता है, इसके इसको जो रिसाइकिल करने की व्यवस्था है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की जाए। सरकार ने उम्मीद जताई थी कि इससे एक तो जल संकट दूर होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि वो भी इनहेंस कर जाएगा, इनहेंस
कर जाएगा। क्या? ग्रामीण स्वास्थ्य भी इससे इनहेंस कर जाएगा। तो ये इसके कुछ बेसिक फायदे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित एक खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, माई गॉव GOV UP पोर्टल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरू किया था mygov.in, उसी की तर्ज पर एक पोर्टल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसको कब शुरू किया गया? इसको शुरू किया 26 जुलाई को, इसको योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। और 26 जुलाई को आप जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई को ही मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव यूपी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य केंद्र सरकार का था, वही उद्देश्य यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि शासन में पारदर्शिता लाना एवं और जनता से सीधे बातचीत और संवाद को स्थापित करना। क्या करना है? जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाना और जनता से सीधे कांटेक्ट हो सरकार का, ये सुनिश्चित करना और संवाद करना इस पोर्टल का, माई गॉव यूपी पोर्टल का उद्देश्य है। अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इस पोर्टल का? एक तो ये बताने में या ये करने में कि लोगों को जो योजनाएं हैं उनका बेहतर तरीके से लाभ मिल पाए लोगों को। इसके अलावा लोगों के जो कुछ सुझाव होंगे उनको जानने में भी इस पोर्टल का यूज़ किया जा सकता है और योजनाओं में या विभिन्न मामलों में लोगों का सहयोग कैसे लेना है वो भी इस पोर्टल के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। ओके, फिर इनोवेशन को बढ़ाने में भी शासन को मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है तकनीकी का समय है और टेक्नोलॉजी के युग में क्या हो रहा है कि जब तक आप तकनीकी को नहीं बढ़ाएंगे तो भ्रष्टाचार को कैसे रोक पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे। आप देखिए डीबीटी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब लोगों को आधार के माध्यम से अब देखिए राशन को जोड़ दिया गया है तो कितना बड़ा लीकेज बच गया है। 26 जुलाई 2014 में mygov.in पोर्टल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कब की थी? 26 जुलाई 2000। उन्होंने भी सेम डे की थी, कारगिल विजय दिवस के दिन। और 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव यूपी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। तो सिर्फ आपको ईयर याद रखना, डेट सेम है 2014 एंड नाउ 2021। ओके, मकसद क्या था उसका? प्रधानमंत्री ने जो mygov.in छोड़ा था, सेम यही है कि जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और शासन की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए और उनके सुझावों पर ध्यान दिया जाए, उनके सुझावों को समझा जाए। अभी एक हाल ही में बड़ा रिसेंट मुद्दा चल रहा है, भूल जाने का अधिकार। क्या है ये भूल जाने का अधिकार? आपने कई सारे अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा, आपने जब पॉलिटी में पढ़ा होगा, पॉलिटी के जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें आपने बहुत सारे अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये भूल जाने का अधिकार क्या है? राइट टू बी फॉरगेटन, ये क्या है ना? तो ये क्या है कि एक आशुतोष कौशिक नाम का एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई और दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया कि भूल जाने का जो अधिकार है उसके तहत, ठीक है ना, आशुतोष जो कौशिक की जो अनुरोध था उसको मतलब फॉलो अप गूगल करे। आशुतोष ने अपने अनुरोध में कहा कि उसके कुछ वीडियो, फोटो या लेख, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं क्योंकि उसका उसके जीवन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार होता है लोग बिना सोचे समझे कोई फोटो अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर, कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं या कोई लेख ऐसा लिख देते हैं, ब्लॉग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना, जो उस समय हो सकता है कि उनको समझ नहीं आता है कि इस ब्लॉग का या इस फोटो का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि उस फोटो का या ब्लॉग का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से क्या होती हैं, जुड़ी हुई हैं। लोगों को समझने का या जानने का जो तरीका है वो क्या है, सोशल मीडिया है। तो यूएस में एक व्यक्ति ने पहले अपनी कंपनी के लिए लोन लिया और वो कंपनी फेल कर गई। ओके, तो अब आप जानते हैं इस तरीके की जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो गूगल पे अपडेट हो जाती हैं। इसके बाद इस संबंध में उसको जो जेल भी जाना पड़ा।
इसके बाद जब वो दोबारा उसने कंपनी खोली और कंपनी के लिए लोन जब उसने अप्लाई किया, ठीक है ना, तो जब बैंक ने उसके पुराने स्टेटस को देखा तो उसमें उसने देखा कि वो पहले से ही एक कंपनी का फेल्योर कर चुका है, तो उसने उसको लोन देने से मना कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनेट पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसने क्या किया है कि उस व्यक्ति के जीवन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। वो अब आगे बढ़ने के लिए रुक गया। अब वो आगे बढ़ने से उसको क्या हो रहा है, फाइनेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये सोशल मीडिया का एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं पॉलिटिशियंस की फ़ोटो, कई बार वो पार्टी बदल लेते हैं, पार्टी से पहले वो किसी दूसरी पार्टी में होते हैं, वहाँ वो कुछ दूसरा बयान दे रहे होते हैं, जब वो कोई नई पार्टी में आते हैं फिर वो दूसरा बयान दे रहे होते हैं। तो लोगों को देखा होगा, लोगों ने वो वीडियो निकाल के एडिट करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये जो कंटेंट है इसको भी हटाया जाए, ऐसा अनुरोध आशुतोष कौशिक ने दिल्ली हाई कोर्ट से गूगल के लिए किया। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट या किसी सर्च इंजन पर या किसी डेटाबेस पर या वेबसाइट पर या किसी अन्य ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिस पर कि उपलब्ध है और इस जानकारी को वो व्यक्ति इन सभी जगहों से हटाना चाहता है, तो फिर ये उस व्यक्ति को ये जानकारी हटवाने का अधिकार होना चाहिए। बस यही है भूल जाने का अधिकार। ओके, भूल जाने का अधिकार क्या है कि अगर कोई भी जानकारी किसी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, इंटरनेट पर पड़ी हुई है या किसी सर्च इंजन पर पड़ी हुई है, किसी डेटाबेस पर पड़ी हुई है या किसी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो फिर वो व्यक्ति इन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अपनी जानकारी को हटवा सके, ये उसके पास अधिकार होना चाहिए और इसी अधिकार को कहते हैं भूल जाने का अधिकार। भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार प्रदान करती है जब वह जानकारी प्रासंगिक नहीं रह जाती है। मतलब कि जब उस जानकारी का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है तब वो जानकारी हटाई जा सकती है। अब तब तक ये जानकारी नहीं हटाई जा सकती है जब तक कि उसका कोई रेलेवेंस है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इस अधिकार का प्रावधान किया गया है और इस बिल की धारा 20 कहती है कि किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत अपने व्यक्तिगत डाटा को हटवाने या रोकने का अधिकार मिलता है। ओके, तो भारत में ऐसा कोई अलग से कोई कानून नहीं है भूल जाने के अधिकार से संबंधित। तो भूल जाने का अधिकार क्या है कि व्यक्ति अपनी सार्वजनिक रूप से जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी वेबसाइट से, इंटरनेट से या पोर्टल से या किसी भी सर्च इंजन से वो अगर हटवाना चाहता है या हटाना चाहता है तो यही उसके भूल जाने का अधिकार है। अब भारत में पुट्टू स्वामी निर्णय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था पुट्टू स्वामी निर्णय के माध्यम से, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ये। डायरेक्ट पीटी में पूछा जाता है कि ये निर्णय किससे संबंधित है, किस जो आदेश है उससे रिलेटेड है। तो पुट्टू स्वामी निर्णय निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डाटा पर नियंत्रण रखने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार के तहत उस व्यक्ति को इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का अधिकार है। ऐसा निजता के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी निर्णय बाद में कहा था। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दे दी है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो की जाएगी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके इसकी मंजूरी दी गई है, जिसकी कीमत है 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए लगभग इसकी कीमत है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के विकास परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए एक बहुउद्देशीय निगम बनाया है, इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन बनाया है। अब ये कॉरपोरेशन क्या करेगा कि लद्दाख में जो इंडस्ट्री है, जो पर्यटन है, ट्रैवल है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी देखरेख करेगा। कौन? इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन।
और साथ ही ये जो स्थानीय उत्पाद हैं लद्दाख के, हैंडीक्राफ्ट है, उनकी मार्केटिंग के लिए भी इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन काम करेगा। ये लद्दाख में सबसे मुख्य अवसंरचना निर्माण इकाई है या अभिकरण है, यानी कि प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में ये इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन काम करेगा। कोया जनजाति इस समय बहुत चर्चा में है। क्या कारण है कोया जनजाति के चर्चा में होने का? कोया जनजाति का संबंध कहाँ से है? कोया जनजाति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है कोया। देखिए, ट्राइबल से या ट्राइब से संबंधित यूपीएससी कई बार प्रीलिम में अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस को पूछ लेता है। तो जितनी भी भारत में ट्राइब्स पाई जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हों या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड में रहने वाली ट्राइब्स हों या साउथ इंडिया की ट्राइब्स हों, इनके बारे में, या फिर जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार में रहने वाली ट्राइब्स हैं, लक्षद्वीप में रहने वाली ट्राइब्स हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी कि किस ट्राइब का संबंध किससे है, ओके, या किस स्टेट से है। फिर या कोई ट्राइब किसी पर्टिकुलर समय में कुछ विशेष कारणों से अगर चर्चा में है तो उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो कोया जनजाति इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चर्चा में बनी हुई है और ये आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। इसका कारण है कि इन्होंने भी हाल ही में गोंडी भाषा दिवस मनाया है, गोंडी लैंग्वेज डे मनाया है कोया जनजाति ने, और 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस के रूप में इन्होंने मनाया। इनका मानना है या इनकी मांग है कि गोंडी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। क्या है इस 8वीं अनुसूची में? चलिए जल्दी से बताइए, आप लोगों के लिए 15 सेकंड का टाइम है। 8वीं अनुसूची, पॉलिटी की क्लास कर चुके हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। ये जो शेड्यूल हैं, कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 अनुसूचियों की चर्चा संविधान में अभी इस समय वर्तमान में की गई है। उसमें 8वीं अनुसूची क्या कहती है? इन 12 अनुसूचियों की जानकारी आपको बिल्कुल एक तरफ से होनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची क्या कहती है, 5वीं, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है, ओके। 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित, और ये चाहते हैं कि गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ दिया जाए। इसके अलावा गोंडी भाषा कितने स्टेट्स में बोली जाती है? कोई छोटी जगह में तो बोली नहीं जाती केवल आंध्रा में, लगभग 7 राज्यों में ये गोंडी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों द्वारा ये गोंडी भाषा बोली जाती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारिक दस्तावेज के अनुसार इस समय देश में लगभग 38 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। कितनी? 38 है। और जो अंतिम जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो 2004 में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जो अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इससे पहले एक बोडो जोड़ी गई थी, फिर डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को सन 2004 में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, ओके। इसके बाद से लगभग 17 साल हो गए, किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। इसी के साथ जैसे डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की बात हो रही है, उसी प्रकार से एक साउथ इंडिया की भाषा है तुलु, उसको भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग बढ़ रही है। और ये साउथ इंडिया के कुछ कर्नाटका और केरला के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें ये भाषा बोली जाती है। ये भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? देखिए, 8वीं अनुसूची में अभी तक टोटल 22 लैंग्वेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है या जिनकी मान्यता है। पहले अगर आप जब संविधान लागू हुआ था तब की अगर बात करें तो सिर्फ 14 भाषाएं थीं जिनको इसमें स्थान दिया गया था, लेकिन 8 अन्य भाषाओं को बाद में भी इसमें जोड़ा गया है, ओके। अब देख लेते हैं कब किस भाषा को जोड़ा गया है। देखिए, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92 संविधान 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और सबसे पहले यहाँ पूरा मिस्टेक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी भाषा 1967 में,
कब जोड़ी गई? 1967 में। सिंधी भाषा 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ऐसे ध्यान रखिए। फिर दोबारा में 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया किसको? कोंकणी, लिख लीजिए इसको, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, मणिपुरी एंड नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत इस सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में अगर किसी भाषा को जोड़ा जाता है तो उसके लाभ क्या होते हैं, क्या लाभ होता है, आखिरकार ये मुहिम क्यों चल रही है? 38 भाषाएं हैं देश में जिनको जोड़ने की बात की जा रही है। एक तो सबसे पहले कि उसको साहित्य अकादमी में से पहचान मिल जाती है उस भाषा को। दूसरी, जो बहुत सारे ग्रंथ हैं उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने लगता है। फिर संसद और जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, विधानसभाएं, संसद और विधानसभा, उसमें भी उस भाषा को आधिकारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी वो उस भाषा का चुनाव कर सकते हैं जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण के लिए प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और सभ्यता को अपनाने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 को ध्यान रखना है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण से संबंधित एक आर्टिकल है, एक फंडामेंटल राइट है। ये पढ़ा होगा आपने पॉलिटी की क्लास में। चलिए, अब एक नया चर्चा का विषय है इस समय, हबल टेलीस्कोप। क्या है ये हबल टेलीस्कोप और क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में हबल टेलीस्कोप लगभग थोड़ा सा खराब हो गया था और लगभग 1 महीने तक इसको सेफ मोड में रखा गया और इसको फिर से ठीक करके चालू कर दिया गया है। ये नासा का एक टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप। ओके, क्या हुआ था इसमें? पावर कंट्रोल यूनिट में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके चलते इसे 1 महीने तक हबल टेलीस्कोप को सेफ मोड में रख दिया गया था। किंतु अब इस खराबी को ठीक कर लिया गया है और हबल का संपर्क सभी उपकरणों के साथ बहाल कर दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व हबल स्पेस टेलीस्कोप के एक पेलोड में जो था उसके कंप्यूटर में खराबी आ गई थी और इस पेलोड कंप्यूटर में खराबी से हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले कुछ दिनों से कार्य करना बंद कर दिया था। और ये जो पेलोड था, ये पेलोड कंप्यूटर हबल टेलीस्कोप के विज्ञान से जुड़े उपकरणों को नियंत्रित करता था, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यह टेलीस्कोप संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नासा से आप समझ गए होंगे, ये किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जिसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की निम्न लो अर्थ ऑर्बिट में सन 1990 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? सन 1990 में, 1990 में इसको LEO में स्थापित किया गया था। LEO क्या है? देखिए, ये अर्थ है और ये अर्थ का जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? ये अर्थ का ऑर्बिट। आपको पता है कि पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट है अपने अक्ष से, ज्योग्राफी की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसको। देखिए, ज्योग्राफी के कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो फिजिकल ज्योग्राफी है और जो कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है उसमें कोई लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि यूपीएससी कई बार कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनाती है और कॉन्सेप्ट को समझना है। बिल्कुल ज्योग्राफी को आप मैथमेटिक्स समझ लीजिए, ज्योग्राफी को पढ़ने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और ख़ास तौर से आप 11th की NCERT तब तक पढ़ सकते हैं जब तक आपकी क्लासेस जो हो गई हैं अभी नहीं शुरू हो रही। तो आप ऐसा करिए, 11th की ओके 11th की NCERT पढ़ सकते हैं इसके लिए। ओके, अब देखिए, अब पृथ्वी से और 1000 किलोमीटर की दूरी जो होती है, पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की दूरी, क्या उसको कब माना जाएगा? उसको LEO, लो अर्थ ऑर्बिट माना जाएगा। यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये जो नासा का हबल टेलीस्कोप है उसको यहाँ स्थापित किया गया है। ओके, इसका निर्माण किसने किया है? नासा ने किया है।
अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश की कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे इसरो भारत की है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है। रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ चाइना की स्पेस एजेंसी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रांस है उसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण टेलीस्कोप हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का एक महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है देव स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसको आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान भी कहते हैं, यानी कि एराइज भी कहते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने देव स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को सन 2016 में उत्तराखंड के देव स्थल में स्थापित किया है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में स्थापित है। ये 3.6 मीटर व्यास वाली ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए भारत बेल्जियम के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एराइज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। फिर है फास्ट टेलीस्कोप। फास्ट टेलीस्कोप का पूरा नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। फास्ट का पूरा नाम क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को चीन में स्थापित किया गया, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित गुइझोउ प्रांत में स्थापित किया गया। इस टेलीस्कोप में 500 मीटर व्यास वाला एक अपर्चर लगा हुआ है, अतः इसी कारण इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप भी माना जाता है या कहा जाता है। इसकी स्थापना चीन ने सन 2011 में की थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह भविष्य की टेलीस्कोप है जिसे 2021 तक अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने की संभावना है या योजना बनाई गई। कहाँ इसको स्थापित करना है? स्पेस में करना है। स्पेस टेलीस्कोप लिखा भी हुआ है, स्पेस में इसको करना है। इस टेलीस्कोप के निर्माण में 3 अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं, नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी। यह टेलीस्कोप विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष टेलीस्कोप होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अवरक्त प्रकाश के माध्यम से, यानी कि इंफ्रारेड के माध्यम से अपना कार्य करेगी। ओके, इंफ्रारेड के माध्यम से और क्या कार्य करता है? जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। क्या कार्य करता है? आपका रिमोट कार्य करता है इंफ्रारेड के माध्यम से भाई। कैसे भूल रहे हैं आप? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप भारत के हनले लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थापित किया गया है। ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप कई देशों जैसे यूएसए, जर्मनी, इजराइल, जापान, यूके, इनकी एक संयुक्त पहल है जिसे ग्रोथ नाम दिया गया है। ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिट्स हैपन। ओके, ग्रोथ पहल के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, तो बाइनरी न्यूट्रॉन के विलय की पहचान करना, सुपरनोवा विस्फोट का अध्ययन करना और क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना भी इसमें शामिल है। तो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप कहाँ है? लद्दाख में है। इसके अलावा देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ है? उत्तराखंड में है। फास्ट टेलीस्कोप चाइना में है। जेम्स वेब स्पेस भविष्य का टेलीस्कोप है, इसे 2021 तक अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम एक क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। और ये क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, साथ में इसका आंसर भी दीजिए फटाफट। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के पुराने मुख्यमंत्री कौन थे? वीएस येदियुरप्पा। अब नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के घर से रिलेटेड हैं ये, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए और इसलिए ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये वनडे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ओके, 1 लाइनर ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। बासवराज बोम्मई का जन्म 28 फरवरी 1960 को हुबली में हुआ था। ये पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के पुत्र बासवराज कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। एस.आर. बोम्मई का नाम याद आया कुछ?
पॉलिटी में SR बम्बई वाद, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाद किससे रिलेटेड है, इसे आप पॉलिटी में जरूर देखिएगा। उन्होंने भूरद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है और 2004 से 2008 तक वो कर्नाटक विधानसभा के इससे पहले सदस्य भी रहे हैं। तो बासवराज बोम्बई इज द राइट आंसर। बासवराज बोम्बई इज द CM ऑफ कर्नाटका स्टेट। गुजरात काडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? चलिए जल्दी से सही आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। गुजरात काडर के हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उन्हें दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मनु महाराज, चंद्रभूषण सिंह, राकेश अस्थाना या फिर अरविंद कुमार चौहान? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना, जिनका ये पिक्चर आप देख रहे हैं, गुजरात कैडर के हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस का, इन्हें नया आयुक्त बनाया गया है। ओके, CBI में भी ये रह चुके हैं, BSF के महानिदेशक रह चुके हैं। राकेश की गिनती अच्छे नेता अधिकारियों में की जाती है। इन्होंने ही चारा घोटाले मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट बनाई थी, तो इनका नाम याद रखना है आपको। ओके, राकेश अस्थाना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा, चेरापूंजी में जगह है, सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया? जल्दी जल्दी से बताइए। अभी कौन नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर था और नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी घटना घट गई, आपने अभी सुना होगा कि मेघालय और आसाम की पुलिस की बीच में झड़प हो गई और आसाम के लगभग 7 पुलिसकर्मी वो मारे गए। ये अपने आप में एक यूनिक घटना है, भारत के इतिहास में अभी तक पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे और डिटेल चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। 2 स्टेट्स के बीच में ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना के उसमें इंटरवेंशन करने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अमित शाह। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान है ये। इसके लिए असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके में को गोद ले लेगी असम राइफल्स, और इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा, इन नर्सरी की जो सजावटी पौधे हैं, पशु चारा है, इन सब का व्यवस्था हो जाएगी और इको टूरिज्म को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे लाभ होगा। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या गुजरात। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। धौलावीरा कहाँ सिचुएटेड है? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है और गुजरात की इस साइट को क्या दिया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धौलावीरा के साथ ईरान के हावारामन, जापान के जोमोन और जार्डन से एस सॉल्ट और फ्रांस से नाइस को शामिल किया गया है। तो जो और भी साइट्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि ईरान का हवारामन, जापान का जोमोन, जार्डन से एस सॉल्ट और फ्रांस के नाइस को भी इसमें शामिल विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर सूची में भारत में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिसाइट ने विश्व धरोहर के तौर पर इसे जगह दी है और यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो धौलावीरा से पहले शामिल किया गया है। इसे रमप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? चलिए जल्दी से इसका 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप जल्दी से सही आंसर दीजिए। ऑप्शन है चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदम्बी, नंदू नाटेकर।
10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन कैरियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके लिए, नंदू नाटेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 28 जुलाई या फिर 20 अप्रैल? चलिए 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और स्टडी से रिलेटेड जो चैट है उसे आप लाइव चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 जुलाई, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। धरती को बचाने में संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन प्रकृति के कई हिस्सों जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, मिनरल्स, वनस्पति, पशु पक्षियों को संरक्षित कर लिया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी की प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने की कगार पर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरुआत किया है? किस योजना को चलाया है? ड्रिंक फॉर टैप योजना को प्रारंभ किया है। जल्दी से बताइए। उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। बिल्कुल इजी हो गया है अब आपके लिए ये क्वेश्चन, जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। ओके, और इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ड्रिंक फॉर टैप योजना प्रारंभ की थी और कहां से की थी? पुरी से की थी। कहां से? पुरी की थी। अब वहां पर सबको, वहां के रहने वाले लोगों को, पर्यटकों को शुद्ध पेयजल सिर्फ कहां से मिल जाएगा? नल से मिल जाएगा, जिससे वो सीधे पानी पी जा सकते हैं। इसे सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है और पुरी ऐसा व्यवस्था देने वाला देश का पहला सिटी बन गया है, पहला शहर बन गया है पुरी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। उड़ीसा की लोकेशन देख लेते हैं क्या है। ये है उड़ीसा की लोकेशन। तो उड़ीसा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये राज्य लगता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा ये राज्य है, कौन सा राज्य है? झारखंड। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड। तीसरा राज्य ये लगता है, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ओके, और चौथा राज्य लगता है ये, यानी कि आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और ये है पुरी। ओके, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक इसके कौन है? मुख्यमंत्री हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओके, चलिए, तो आज के इस लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आज के करंट अफेयर के लेक्चर में बस इतना ही। और अगला जो करंट अफेयर का लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें यूपीएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट इवेंट हो गए हैं हमारे अभी हाल ही में, जो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही में क्वेश्चन आंसर जो सीरीज हमारी ट्रेडिशनल है उनको भी हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा 9560765693 ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पे भी जाकर पूछ सकते हैं अपने, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस पे अपने क्वेश्चंस को, उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होने चाहिए? क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के क्वेश्चंस आप इस व्हाट्सएप में मत पूछिएगा।
तो और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई समस्या आती है, सिलेबस को समझने में कोई समस्या आती है, किसी पेपर को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है, आपको सिलेबस को समझने में, वीडियो को समझने में, पढ़ने में, तो आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर गौरव त्रिपाठी जी से भी संबंध अपना स्थापित कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मिर्जापुर अभ्युदय केंद्र में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।